हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हमारा लास्ट डे है। इसे हम सेलिब्रेट भी करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हमारा फिनिश हो जाएगा, पार्ट नंबर 6। कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत लगभग हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है ना। तो चलिए, तो आगे चलते हैं चीजों की तरफ। फाउंडेशन बैच आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। 28 तारीख से ये शुरू हो रहा है। आप मेरे साथ जुड़े मेरे फाउंडेशन बैच में, जहां पर मैं आपको कंप्लीट इलाज देने वाला हूं आपकी प्रिपरेशन का। क्योंकि एसएससी एग्जाम में जब आप कोर्स लोगे तो मेरा फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ अन्य फैकल्टीज के कोर्सेज भी आपको मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के एक ही फीस में। क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन है। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप जितने भी नए कोर्सेस हैं, पुराने कोर्सेस हैं, सभी को एक्सेस कर पाएंगे और जितनी वैलिडिटी है उतने दिन तक। साहिल 10 एज ए कोड लगाना है, और जिन बच्चों के अंदर कंसिस्टेंसी है, जो डेली पढ़ते हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोसीड टू पेपर आप जाएंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने क्रेडिट पॉइंट को रिडीम कर लेना है। रिडीम करते ही आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, साथ के साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अन अकेडमी पर चलने वाली कोई भी क्लास अगर आप लेते हो, किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स लेते हो, तो भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। डेली रात को 8 बजे मेरा एक प्रैक्टिस सेशन चलता है, जिसका नाम है कैच द मैथ, ठीक है। और यह आपके लिए एक डेली मैथ्स का पेपर है। आप लोगों को बहुत कुछ नया सिखाकर जाता है और आपकी इंप्रूवमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। डेली मैथ्स का एक पेपर लगाइए अन अकेडमी पर और सीखिए कुछ बेहतर मेरे साथ में मिलकर। साहिल 10 कोड लगाकर अन अकेडमी पर आप वो फ्री स्पेशल क्लास भी ले सकते हैं। एसएससी एग्जाम में स्पेशल क्लास पर जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे, स्पेशल क्लास पर जाने के बाद 8 PM वाली क्लास देख लेंगे और एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 एज ए कोड लगा देंगे। अब जैसे ही साहिल 10 एज ए अनलॉक कोड लगाओगे, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ के साथ आपको फ्री सेशन देखने का मौका मिलने वाला है, फ्री टेस्ट सीरीज कहीं भी किसी भी एजुकेटर की, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो क्रैक द मैथ आपके सामने 77 नंबर सेशन डेली 12:30 बजे चलता है, लेते रहिए। अब हम चलते हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं, आज मैं एक फाइल और डाल के लेकर आया हूं, तो आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके माय डियर, चलिए और स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जो कि आपके सामने इस तरह से बना हुआ है। बताइए क्या होगा। आपको कल भी सिखाया था कि अगर एक ओरिजिन बन जाए ना, एक ओरिजिन बन रहा है, दिख रहा है 0 0, तो 0 0 तो हमेशा आपका क्या होगा, मूल बिंदु होगा, ओरिजिन होने वाला है ओ। एक पॉइंट आपका 5 0 है, यानी कि एक पॉइंट आपका एक्स कोऑर्डिनेट पर है जो कि 5 0 है, क्योंकि जब भी तो एक्स एक्सिस पर है तभी तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और आपका एक 0 8 है, यानी कि यहां पर एक 8 पर है। तो यानी कि इस तरह से अगर एक ट्राइंगल बनाते हो आप, ये एक ट्राइंगल आपका अगर बन रहा है, तो इस ट्राइंगल पे अगर आपको एरिया निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आपका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 20 यूनिट स्क्वायर, है ना। 20 यूनिट स्क्वायर आपका एरिया होने वाला है। और इजीली आप इस तरह के प्रश्नों को बना सकते हो। पेपर में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो तैयार रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ क्या आंसर आएगा। उस त्रिभुज के केंद्रक के कोऑर्डिनेट बताने हैं, जो कि आपको 3 और उस वर्टेक्स दे रखे हैं, यानी कि एक ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल के आपको 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, यानी कि उनके शीर्ष दे रखे हैं। अगर मैं इसको ए मान लेता हूं 2 और 5, बी में मान लेता हूं -4 एवं 0, एंड सी कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं 5 और 4, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है केंद्रक के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो ये क्या होता है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो सिंपली अगर आप देखते हैं, यही आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए x कोऑर्डिनेट को x के साथ, 4 + का 5, 7 में से 4 गए, तो 3/3 1, और y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो 5 + 0 + का 4/3। तो यहाँ आ रहा है सर 1 और 3, 1 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जैसा कि सभी विद्यार्थियों के आंसर देखने को मुझे मिल रहे हैं। अगला प्रश्न करेंगे, ये देखिए
यहां पर बोला गया है कि आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिए, ये लो। फिर अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिए तो ए और बी यानी कि सी के निकालने, तो 7 प्लस का 1, सी का कोऑर्डिनेट को x मान लो अपॉन 3, तो 6x बराबर हो गया माइनस का 2। सिमिलरली 2 दे रखा है, अब y कोऑर्डिनेट में लगा दो, माइनस का 1 प्लस का 2, इसको मान लिया y अपॉन 3, क्योंकि यहां पर केंद्रक के निर्देशांक दे रखे हैं और आपको तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेम आप जानते हैं इस तरह से ही कर पाएंगे आप। तो y बराबर हो गया कितना 5। तो आपके जो कोऑर्डिनेट आ गए c, जो तीसरा कोऑर्डिनेट है उसके निर्देशांक होंगे माइनस का 2 और प्लस का 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब बोला गया है कि एक त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये शीर्ष आपको दे रखे हैं और परिकेंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। अब मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा, क्योंकि चीजें आपके लिए परिकेंद्र वाली हैं। परिकेंद्र के लिए सबसे अच्छी खास बात ये होती है गुरुजी, अगर ये x1 y1 है, अगर ये x2 y2 है, अगर ये x3 y3 है, तो परिकेंद्र ये कहता है कि अगर ये परिकेंद्र है तो इसकी हर शीर्ष से जो दूरी होती है वह इक्वल होगी। बोले क्यों होगी बताओ? क्योंकि सर वह जो शीर्ष है ना वह रेडियस बना देगा ना। ये क्या भाई, सरकम सेंटर ही तो है ये। तो यहां पर ये जो सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, तो इसकी प्रत्येक वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगी विल बी इक्वल। अगर आप इसको मान लेते हैं x और y, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इन दोनों की दूरी, इन दोनों की दूरी और इन दोनों की दूरी को बराबर करना है। तो चलिए सीखते हैं। अब मैं ये कह सकता हूं सर कैसे करोगे, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑप्शन के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, क्योंकि फिर 3-3 इक्वेशन बनाने में बड़ी माथापच्ची हो सकती है डियर, और उस माथापच्ची से बचने के लिए आपको ऑप्शन वाला मेथड ज्यादा सूटेबल रहने वाला है। सर कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं 2 और 5 मान लेता हूं, 2 और 5 मानने से ऐसी मान रहा हूं क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं, 8 में से 2 गया तो 6 का 36 और 1 का हो जाएगा कितना 37, तो अंडर रूट 37 आया। क्या यहां देखने पर 0 और 49, तो ये बराबर हो ही नहीं रहा। एक्चुअल में तो बराबर होना चाहिए लेकिन हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो आपने माना है ये नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा 2 और 5। अब 5 और 2 लेकर देखता हूं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 हो रहा है। तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्या करें, आप वहां से लेते जाएं कि यार ये परिकेंद्र है, क्यों, फिर आपस में इनकी दूरी निकालना बहुत आसान है। अब मैं डिस्टेंस निकालने में आपको तकलीफ होती है ना, लेकिन आपको कुछ चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी कोऑर्डिनेट में अगर आंसर जल्दी चाहिए। वो क्या है? जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। अरे यार देखो, अगर समान चिन्ह के होते हैं तो डायरेक्टली घटा के स्क्वायर कर दो। जैसे कि मैंने 8 में से 5 गया 3 आया, 3 का स्क्वायर 9। अब 6 में से 2 गया 4 आया, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 25, 25 का रूट। ठीक है, अगर प्लस माइनस हो, जैसे कि यहां माइनस है और यहां 6 है, सॉरी यहां 2 है, तो डायरेक्टली माइनस प्लस होना, तो इनको जोड़ दिया करो। तो मैं दोबारा बोलूंगा कि दूरी जब फॉर्मूला लगाते हो तो अगर समान चिन्ह के होते हैं तो घटेंगे ही घटेंगे, और अलग साइन के होते हैं तो हमेशा जुड़ेंगे। तो ये चीजें दिमाग में रखा करो, उससे जल्दी से आसान से आंसर आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न करिए। अब देखो यहां भी फायदा होगा। अब अंतः केंद्र के कोऑर्डिनेट निकालने, निकालो। चलो मैंने सिखाया हुआ है आपको, पूरी चीज बताऊंगा भी, चिंता ना करो, है ना। देखो सर क्या होता है अंतः केंद्र के कोऑर्डिनेट, तो ए बी सी। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट आपका x3 y3, ठीक है। अब मुझे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैंने बताया था कि यार ऐसे होता है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, ax1 प्लस by1 प्लस सॉरी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सिमिलरली ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस 3। ये होता है सर। हाँ सर मानते तो हैं, ऐसा ही कुछ होता है।
लेकिन यहां ए बी सी क्या है वो आपको समझना होगा, और x1 x2 x3 आपको पता है। तो मैं अगर यहां प्लेस करता हूं कोऑर्डिनेट, तो 3 4 3 7 और 4 7 4। अब मेरे साथ में आपको एक काम करना होगा, ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा बी, और सी के सामने की भुजा सी। दूरी निकाल के बताओ फटाफट, तुरंत, क्विकली, कम ऑन। 7 में से 3 गए तो 4 का स्क्वायर 16, और 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये हो जाएगी 5। 3 में से 3 गए तो 0, 4 में से 7 में से 4 गया तो जो अंतर आया 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट 3, ये हो गया 3। यहां 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर 16 और 4, यानी कि एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में वैसे भी आप जानते हैं, है ना। चलिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, लेकिन कोई परेशानी नहीं, हमने तो सॉल्व कर लिया। तो एबीसी भी निकल कर आ गया। अब कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो सर ए की वैल्यू क्या रखोगे, वही जो निकल कर आई 5, उसका x1 कितना है 3, प्लस बी की वैल्यू कितनी रखोगे 4, इसका x2 कितना है 3, और सी की वैल्यू आप कितनी रखोगे 3, और इसका x3 कितना है 7। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 12। ये x कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली कैलकुलेट करिए y कोऑर्डिनेट, तो 5 इंटू y1 प्लस उसके बाद y2 किधर है वो रहा, और ये हो जाएगा b इंटू y2 7, हाँ 4 इंटू y2 प्लस c का है, c अपने पास है 3 इंटू y3, y3 आपका 4 है अपॉन 12। सॉल्व करना जरा, कितना आ रहा है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं भाई 15 12 और 21, 15 12 और 21, 7 और 1 8, 48/12 हो गया 4, तो ये तो हो गया 4, और x कोऑर्डिनेट 4 आ गया, ये हो जाएगा 20 28 और 12, 60/12 यानी कि 5, तो 4 5 आंसर आ गया। कैसा लगा डियर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। ये बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है यार, मतलब पेपर में आते हैं। सीडीएस हो गया, अपने आजकल एसएससी के मेंस में पूछे जाने लगे हैं ये प्रश्न, एनटीपीसी इंटरेस्टेड हो रहा है इनमें, है ना। अभी तो केवल वो वर्टेक्स पे घुसा है, कल को अंतः केंद्र भी दे देगा। पेपर आसान देके 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाल देगा, है ना डियर। एक बच्चा क्या बोला है कि मिड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला कराओ सर जी। हो गया भाई संजय मंडल, आप आज जागे हो, वो तो कब का हो गया, ये तो अब लास्ट चल रहा है। पूरे पार्ट पढ़ो, पार्ट 6 हो चुके हैं इसके, है ना। इसलिए कहता हूं डेली आया करो। सर 3-4 पार्ट कहां से आया, बताओ कहां से आया होगा। अरे दूरी निकालिए भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, सब जगह आते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो ये रहा, एबीसी में एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, तो बनाओ भाई एबीसी, लगाओ दिमाग। 7 और माइनस का 3, बी कितना हो जाता है 3 और माइनस का 1, और सी कितना हो रहा है 5 और 3। अब एडी आपकी क्या है, एक माध्यिका है। एडी क्या है, एक माध्यिका। तो यहां एडी आपकी क्या है, एक माध्यिका है, मीडियन। अब मीडियन क्या करती है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो इसके मिड पॉइंट कितने हो जाएंगे 5 और 3 8/2 4, और 2/2 1, 4 और 1, ये मिड पॉइंट हो गया। अब बोला गया है कि एडी की लंबाई, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर 9, और मैंने कहा था ना कि माइनस प्लस होता है तो 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 का 5, तो 5 यूनिट। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत लॉजिकल चीज है और यहां बहुत यूज होती है। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, पहले ही सुन लीजिए। अब बताइए माध्यिका के बिंदु क्या होंगे। अब माध्यिका के बिंदु का मतलब सेंट्रोइड ही होता है, केवल और केवल भाषा का खेल है, और आपको भाषा की तरफ से वह उलझा सकता है, जहां से में ला सकता है। तो क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी कि 12/3 हो गया अपने पास 4, और 6 प्लस 3 9, और 3 12/3 हो गया आपके पास 4।
तो 4 4 आपका क्या हो गया, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो गए, जिसको आप ऑप्शन नंबर सी के साथ लगा सकते हैं, 4 और 4। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 4x + 8y बराबर 32 x अक्ष तथा y अक्ष से मिलकर बनाता है। आप जानते हैं, या तो डायरेक्टली कर लो या फिर आप ये देख लो कि x अक्ष के साथ बना रहा है। अगर x एक्सिस के साथ बना रहा है तो y बराबर 0 रखने पर x के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 8 और 0, और y एक्सिस से बना रहा है तो x बराबर 0 होगा, तो y बराबर हो जाएगा 4, तो अगला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 4। एरिया बनाना है, एरिया बनाता है ट्राइंगल का, तो कितना हो जाएगा, 1/2, आधार आपका 8 है, ऊंचाई 4 है, 16 यूनिट स्क्वायर। और डायरेक्टली भी कर सकते थे, बोले कैसे, c²/2ab। अगर एक्सिस से कोई ट्राइंगल बने तभी लगता है, ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये तभी लगता है जब कोई एक्सिस से ट्राइंगल बने, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए 32 × 32 2ab, तो 4 8 32/2 16 आ गया। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब एक्सिस से कोई ट्राइंगल बने, जैसे कि ये बन रहा है, तो आप ज्योमेट्री के मतलब बनाकर भी देख सकते हो, और यहां पर आपके डायरेक्ट भी फॉर्मूला मैंने बताया था। नेक्स्ट चलिए, सर कल कौन सा टॉपिक होगा, आइएगा, है ना, पढ़ेंगे कुछ टॉपिक, पढ़ेंगे कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे। रेगुलर पढ़ने वालों के लिए है वो वैसे भी टॉपिक, जो रेगुलर नहीं है वो बस पहले दिन आते हैं तमाशा देखने, अच्छा ठीक है पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या है, फिर अगले दिन जब क्वेश्चन होता है तो होमवर्क नहीं करते, फिर कहते हैं कि यार मास्टर ही खराब पढ़ाया, होमवर्क नहीं किया हमने, हम क्यों करें होमवर्क, दोबारा बताएगा। तो ये चीज़ें मेरे को स्टूडेंट में खराब लगती हैं कुछ, हालांकि सबको नहीं समझा जा सकता एक जैसा, लेकिन जो होमवर्क कर रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा, और मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, और कल आपके लिए शानदार टॉपिक स्टार्ट होगा, मजा आएगा, तो केवल वो पढ़ने वालों के लिए रहेगा वो टॉपिक, तो बताया नहीं जाएगा वो। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो कि वही वाली बात आ गई ना, देखो वही वाली बात आ चुकी है, y बराबर x और x एक्सिस से मिलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा, यहां बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगने वाला है अब आपका। देखिए कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, चलो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, और प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप बताओ कि x बराबर y कौन सी इक्वेशन है, x बराबर y का मतलब क्या है, हाँ x बराबर y का मतलब क्या है ये तो बता दो। x बराबर y वो लाइन है जो कि ऑरिजिन से गुजरती है, जहां पर x और y की वैल्यू बदलती, मतलब सेम तौर पे बदलती है, 4 4 है तो 4 4 होगा, 3 3 है तो 3 3 होगा। तो गुरुजी बात तो आपने उचित कही है, यानी कि एक लाइन ऐसी भी बनेगी जो कि इसके ऑरिजिन से गुजरेगी इस तरह से, और इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, x = y। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, नहीं, यही x बराबर y होती है जो ऑरिजिन से गुजरकर चलती है। यहां पर आप देख सकते हो कहीं पर भी -2 लोगे तो यहां भी -2 होगा, यहां +2 लोगे तो यहां भी +2 होगा, +3 लोगे तो +3 होगा, +4 लोगे तो +4 होगा। तो यहां x बराबर y का मतलब ही यही है कि ऑरिजिन से इस तरह से गुजरने वाली लाइन। अब एक लाइन है 12x + 16y। आप मुझे एक चीज बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कि यार अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो मैं देख पा रहा हूं ये मेरे पास एक निर्देशांक है, पूरी मैंने ज्योमेट्री बनाई है आप लोगों के लिए, हाँ चलो, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर y एक्सिस से मिल रहा है तो y एक्सिस पर x बराबर 0 रखने पर क्या हो रहा है बताओ, ये वाली लाइन में बता रहा हूं, y एक्सिस पर x बराबर 0 रखने पर क्या हो रहा है, x बराबर 0 रखने पर 16, y बराबर 336, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, तो y बराबर हो गया 21। तो आपका y बराबर कितना हो गया 21, यानी कि एक कोऑर्डिनेट तो मेरे पास निकल कर आ गया। हालांकि मैं ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहता, यहां रहना चाहता हूं, तो 0 और 21 ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आई क्या, मेरी बात क्लियर हो रहा है क्या ये कोऑर्डिनेट, हाँ सर हो तो रहा है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं आपसे कि यार ये बात बिल्कुल सही है, और अगर मैं x बराबर y रख दूं, क्योंकि यहां पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो मिलेगा, जो कि इस साइड का, इस लाइन का इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है,
वो यहां मिलने वाला है, तो मैं x बराबर y रख देता हूं, तो यहां कितना हो गया 28, x बराबर 336, x बराबर कितना हो गया 14 दूनी 28, बचे कितने 14 चौके 56 और x बराबर हो गया मेरे पास 12, यानी कि यहां मेरे पास x आ गया 12। तो यहां मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो 12 आ रहा है, बोलो, जहां पर x बराबर आपका y है, यानी कि ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा, और इस तरह से ये लाइन निकल रही होगी। तो क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये रेड वाला ये ट्राइंगल दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। जिसकी हाइट कितनी है? हाइट आपकी है 12, क्योंकि वही x कोऑर्डिनेट है। और आपका बेस कितना है? बेस आपका है 21। तो एरिया निकाल दो। एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आंसर आ जाएगा 126। तो जिसका भी आंसर 126 आ रहा है वह सही है। और बहुत ही प्यारा प्रश्न है डियर, मतलब कंसेप्चुअली अगर आप क्लैरिटी देखना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन प्रश्न नहीं हो सकता, और यही आते हैं। और आपको कैसे पता सर यही बेस होगा? क्योंकि बोला गया है ना कि एक्स एक्सिस से मिलकर बनता है, ओ सॉरी वाई एक्सिस से मिलकर बनता है, तो वाई एक्सिस यही है, इसी से ही मिलकर ट्राइंगल बनेगा। एक्स एक्सिस से नहीं बनाना मेरे को। ठीक है, अरे भाई x बराबर y है ना, तो यहां पुट कर दो तो 28 ही तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब ये भी मजेदार प्रश्न है। बोला गया है चतुर्भुज के 4 शीर्ष दे रखे हैं और एरिया निकालना है। चतुर्भुज का नाम क्या है? चतुर्भुज का कोई नाम है? कोई 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 नाम दे रखा है किसी भी चतुर्भुज का? बोले कोई नाम नहीं दे रखा। अगर ये बेनाम बादशाह है तो आप जानते हैं ना डियर, क्या हीरो का फॉर्मूला लगेगा 2 बार, क्योंकि 2 ट्राइंगल यहां बन जाएंगे। इस तरह का मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से दे दिया मैंने, इसको दे दिया 2 1, इसको दे दिया मैंने 4 1, इसको मैंने दे दिया 4 7, और इसको मैंने दे दिया 2 5, ए बी सी और डी। यहां पर आपके सामने क्या है वो जरा ध्यान से देखिए। ये आपका एक डायगोनल बनाया। क्यों बनाया? कारण ये है इस डायगोनल बनाने का कि 2 त्रिभुज बन जाएंगे और दोनों त्रिभुज का एरिया मैं निकालना जानता हूं। कैसे? हीरोज के फॉर्मूला से। हीरोज का फॉर्मूला लगाने से बेटर है कोऑर्डिनेट वाला कंसेप्ट लगाओ ना, जहां पर आपको पता है कि कोऑर्डिनेट वाला कंसेप्ट सक्सेसफुल भी है। 1/2, अगर आप इसको x1 y1 मान रहे हो, इसको x2 y2 मान रहे हो, इसको x3 y3 मान लो, क्योंकि कुछ तो मानना पड़ेगा मन में। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लगाना है ना, तो x1 ले लिया 2, y2 माइनस y3, 5 में से 7 गया तो माइनस का 2, प्लस x2 2, अब आएगा कितना y3 माइनस y1, y3 माइनस का y1 6, प्लस x3 4, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 माइनस का 4। तो ये कितना आया डियर? माइनस का 4 प्लस का 12, माइनस का 4 प्लस का 12 माइनस का 16/2, माइनस का 20 और प्लस, मतलब कुल मिलाकर 4 आएगा इसका एरिया, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड लगा रहता है। तो इसका एरिया कितना निकल कर आ गया? 4 निकल कर आ गया। इस हिस्से का एरिया 4 निकल कर आ गया, आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी आप x1 y1 मान रहे हो, इसको x2 y2 मान लो। क्यों? क्योंकि x3 y3 फिक्स कर दिया ना, दिक्कत नहीं होगी हमें। तो वही 1/2, यहां x1 लोगे 2, अब y2 माइनस y3, y2 का है 1, y3 माइनस का 6। इसी प्रकार प्लस x2 4, अब आएगा कितना? y3 माइनस का y1, y3 माइनस का y1 यानी कि प्लस का 6, प्लस 3 4, x3 ले लिया, y1 माइनस का y2, y1 माइनस का y2 0। तो यहां से 0, 24 और 12, 12 बटे आप करेंगे 2, 6 आ जाएगा।
तो 6 और 4 10 आंसर आने वाला है। तो जिसका भी आंसर 10 आ रहा है हो गया। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कठिन कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। हमारी सोच अपने आप में इतना बड़ा वर्चुअल एक पहाड़ खड़ा कर देती है कि हम उसको पार ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना कि मतलब ना दिखने वाली बाधा वो हम खुद पैदा करते हैं, है ना। आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न काफी आसान हो जाएंगे अगर आप इनको बस ट्राई करते रहोगे। और मैंने कुछ भी नहीं किया, 2 ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाला है, और फॉर्मूले भी बहुत छोटी चीज है यार, वो अपने आप माइंड में सेट हो जाता है। x1 ले लिया तो y2 y3 लेना है, अब y3 पे खत्म हुआ है तो उधर y3 माइनस y2 लेना है, 2 पे खत्म हुआ है तो 2 और 1 लेना है, x1 x2 x3 चलता चला जाएगा, कोई टाइम टेकिंग नहीं है। नेक्स्ट अब समांतर चतुर्भुज की बात आ गई। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें बता रखी हैं, उसमें तो कदापि संकोच ही ना करना, है कि नहीं। हाँ बोलो, देखो ए बी सी और ये डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भैया, देखो एक तो 5 0 दे रखा है, एक दे रखा है -2 और 3, एक दे रखा है -1 और 4, और एडी का समीकरण निकालना है। अच्छा, एडी का समीकरण निकालना है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा। तो देखो भैया, एक चीज आपने सिखाई है सर, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, जो इसका स्लोप वही इसका स्लोप, तो इसका स्लोप कितना है y2 माइनस y1, तो 3 में से 4 गए तो -1 और -2 माइनस माइनस +1, यानी कि -1 और -1, तो ये हो जाएगा +1, तो इसका स्लोप भी 1 आ गया। अब स्लोप अगर पता है और एक कोऑर्डिनेट दे रखा है और यहां आपको समीकरण निकालना है तो निकाल लो 1 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 0 m1 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है 5, तो सॉल्व करने पर y बराबर x माइनस का 5, ऑप्शन नंबर डी। मजा आया, देखो कितना प्यारा चीज है यार, कितनी प्यारी चीज है गजब की चीज। चलिए चलिए नेक्स्ट, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आराम से। चलिए देखिए, ये अजीत जायसवाल जैसे बच्चे हैं, ये सामाजिक कीड़े हैं, सही बता रहा हूं। इनको कोई मतलब नहीं है खुद की जिंदगी में क्या हो रहा है, इनको मतलब है दुनियादारी से, इनको चाहिए मसाला। पढ़ाई करो यार, मतलब जिंदगी क्या बना रखी है तुम बच्चों ने अपनी यार। अगर तुम स्टूडेंट हो, मैं वही संज्ञा लगाता हूं बार बार पीछे, कि अगर तुम स्टूडेंट हो तो ऐसे ना रहो, क्योंकि ऐसे रहने से आप लोगों का भला नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो पढ़ाई करो और बस बहुत लिमिटेड सोचो, क्योंकि अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो जो हमारा सोचने का महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, हम उससे भटककर किसी अन्य विषय में सोचने लग जाते हैं, फिर हमारे लाइफ के उद्देश्य ही खत्म हो जाते हैं। तो समझ में आनी चाहिए बात आपको। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस आपकी एक भुजा है। चलिए, पी क्यू क्यू आर, ठीक है, आर एस क्यू आर आर एस। अब मैं ये कहता हूं भाई, इनकी लाइन की इक्वेशन दे रखी है
कि एक पी क्यू आपको दे रखा है x प्लस 2y बराबर 3, और ये चतुर्भुज है, कोई समांतर नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, कहीं फिर बाद में ये बोलें कि समांतर है क्या, नहीं नहीं कोई समांतर नहीं है, ये x बराबर 1 एक लाइन है, ठीक है होगी, अब ऐसी बना रहे हैं तो बना रहे हैं बस। आर एस आपकी x माइनस 3y बराबर 4 है, और ये है 5x प्लस वाई बराबर प्लस 12। चलिए अब मुझे यहां से क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना है, मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, हाँ यहां मुझे निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट में अगर ये निकालना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, इस x को यहां सेटिस्फाई करा दूंगा 1, और 1 रखते ही मेरे पास x बराबर 1 आ रहा है, और y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो एक तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। इसी प्रकार इस 1 को मैं यहां सेटिस्फाई कराऊंगा, इसी 1 को यहां सेटिस्फाई कराने के बाद में एक्स वाई कितना आ रहा है, 1 माइनस का 3y बराबर 4, यहां आया 3, y का -1, तो ये माइनस का 1 आ गया। दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई कराया। चलो सर अब इन दोनों के लिए ये p कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा। कैसे करूंगा, देखो एक इक्वेशन आ रही है x प्लस 2y बराबर 3, और यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 10x प्लस 2y माइनस का 24। मैं अगर काटता हूं, इनको सॉल्व करता हूं, तो मुझे चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो यहां से निकल कर आ रहा है ये माइनस का 9x प्लस का 27, x बराबर कितना हो गया, -3। x बराबर -3 हो गया, तो y कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा, x बराबर -3 रखने पर 2y बराबर 3, और ये हो गया y बराबर 3। तो x बराबर 3 आ गया, और y बराबर भी, x बराबर -3 और y बराबर 3, तो ये p कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया, p कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। ओके चलिए अब मैं निकालना चाहता हूं s कोऑर्डिनेट। s कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वही यहां पर वही वाली बात आ रही है, आपको यहां क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा कर देना पड़ेगा। अब जैसे ही आप 3 का गुणा करोगे तो 15x प्लस का 3y बराबर माइनस का 12, और इसको इसके साथ सेटिस्फाई करा दो, x माइनस का 3y प्लस का 4। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कट गया, 16x बराबर कितना आ रहा है, यहां पर आएगा माइनस का 8, x बराबर आ गया माइनस का 1/2, है ना, यही आ रहा है। यहां से जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, x बराबर माइनस का 1/2 आ रहा है। एक बार चेक करें सर, q का 3/2 होगा सर जी, q का 3/2 होगा। अच्छा सही में होगा, जल्दी से बताओ, क्या आप जैसा बोल रहे हैं क्या वो सच में है पॉसिबल? आप खुद निकाल के देखिए, मैंने तो सेटिस्फाई कराया है, आप एक बार खुद चेक कर लें, जिससे कि आपको भी संतुष्टि हो जाए, मतलब है ना। जैसे कि मैंने q निकाला 1 1, जैसे कि मैंने r निकाला 1 और -1, जैसे कि मैंने s निकाला, p निकाला मैंने -3 और 3। अब मैं s निकाल रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन दोबारा से देखते हैं। यहां पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x प्लस y प्लस 12 बराबर 0 है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अलग से ले लेते हैं थोड़ी सफाई में, क्योंकि फिर निकलने के बाद क्वेश्चन तो आसान हो जाना है। x माइनस का 3y, मैं 5x से गुणा कर देता हूं यहां पर, और ये हो गया 15y बराबर 20, 5x प्लस का y माइनस का 12। देखता हूं क्या आता है, हल करने पर माइनस माइनस प्लस कट गया, माइनस का 16y और प्लस का 32, y बराबर आ गया माइनस का 2। ठीक है डन है। y बराबर अगर माइनस का 2 आ चुका है, इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं, तो y बराबर अगर माइनस का 2 आ चुका है तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। भाई गजब है, सही है ना। y बराबर माइनस का 2 आया, किसी को कोई दिक्कत है? माइनस का 2, और ये कितना आ रहा है x, -2 रखूंगा तो 6 इधर चला जाएगा, और वो -2 हो जाएगा x भी। सही है भाई, ये पॉइंट्स मेरे पास आ गए चारों। अब मुझे क्या बोला गया है, PR और QS के बीच कोण कितना होगा। PR और QS कौन है, PR और QS क्या है, ये आपका QS है और ये आपका PR है। स्लोप निकालो भाई, क्योंकि इसका स्लोप निकालोगे
और m1 निकालोगे और m2 निकालोगे तभी तो हम tan थीटा निकाल पाएंगे। तो m1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस का y1 यानी कि 4 x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो y2 माइनस का y1 कितना हो गया, माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है। और y2 माइनस y1 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे तो 1 माइनस माइनस 3 4 यानी कि माइनस का 1 ये हो रहा है। इसी प्रकार अगर मैं इनके निकालता हूं स्लोप, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, अच्छा ये मैंने इसका स्लोप निकाल दिया, अब मैं इसका स्लोप निकाल देता हूं m2, वो कितना हो जाएगा y2 माइनस का y1, 1 माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस का 1 और x2 माइनस x1, तो ये भी सेम ही रहेगा। तो यहां m1 m2 बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर है। ये अमेजिंग क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। m1 m2 बराबर माइनस का 1 आ रहा है, ये माइनस का 1 आया, ये 1 आया, इनको गुणा किया तो माइनस का 1 आया। और ये प्रॉपर्टी कब होती है, जब दोनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटे। अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे कि ये प्रश्न है, समचतुर्भुज ABCD का शीर्ष आपको दे रखा है, ये B पॉइंट आपको दे रखा है ये, तो समचतुर्भुज की एक भुजा X पर स्थित है, तो एरिया बताओ। अब अच्छा है ये भी, देखो कैसे। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कितना, 2 0, यानी कि ये यहां पर होगा, x एक्सिस पर होगा ये, और 4 4 का मतलब क्या है, बी कोऑर्डिनेट 4 4 है, यानी कि आप निश्चित तौर पर कह सकते हो कि 4 4 है, यानी कि यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। मान सकते हो ना कि भाई मान लो कि मैं यहां चल गया इतना और 4 4 पर पहुंच गया। अब बोला गया है कि एक भुजा x पर स्थित है, तो समचतुर्भुज का एरिया कितना होने वाला है। तो ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बताइए। यू कैन डू इट विथ शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी डियर, आराम से पहले चीजों को समझें और तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं इतना साफ साफ यहां कह सकता हूं आप लोगों से कि यार हाइट कितना होगा, क्योंकि मेजर कंसर्न हाइट का होता है हमेशा। तो हाइट अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो हाइट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे पता सर आपको, क्योंकि जो वर्टिकली आया, वर्टिकली कितना दिखा रहा है, वर्टिकली 4 यूनिट पर पहुंच गया, यहां 0 था, तो वैसे आपकी जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर ही होगी। तो हाइट आपकी 4 यूनिट आ चुकी है। किसी को यहां तक कोई इशू है क्या, आप मुझे बताएं। बोले सर कोई इशू नहीं है, चलने दीजिए। तो अगर आपकी हाइट निकल कर आ चुकी है 4 और आपके सामने हाइट आ गई, और अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो बेस आपका कितना हो जाएगा, 2 × 4 8 ही होना चाहिए। और यहां बी आपका पॉइंट मान रखा है इसने 4 4, हो सकता है ये, मैं इसको उल्टा बना देता हूं, थोड़ा सा, थोड़ा गड़बड़ कर दी अपन ने। इसको आप इस तरह से देखें, ओहो, अब ज्यादा बेटर दिखेगा क्या, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको। अब समझना थोड़ा सा कहानी क्या है। कहानी इस तरह से है कि थोड़ा सा आगे ले गया मैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी एक ही साथ हैं, डायगोनल ही नहीं जा सकते ना यार, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ ए बी, क्योंकि बी पॉइंट तो जा ही नहीं सकता ना डायगोनली, है ना। रोम्बस है और इसके कोऑर्डिनेट आपको 2 0 दे रखे हैं और इसके कोऑर्डिनेट 4 4 दे रखे हैं, तो फर्क पड़ता है भाई। क्यों पड़ता है फर्क, क्योंकि साइड निकल कर आ रही है साफ साफ यार, मैं साइड के लिए तो वो कर रहा हूँ सारी चीजें। साइड अगर निकल कर आ गई तो बेस पता लग गया, और हाइट तो आपको पता ही है 4 है, तो बेस कैसे पता लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, और 20 हो जाएगा 2√5। तो 2√5 अगर बेस है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यही तो रोम्बस है, तो बेस पता लग गया, बेस इंटू हाइट, वही आपका एरिया हो जाएगा। तो 2√5, हाइट आपकी 4 है, तो 8√5 आपका एरिया आ गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, जैसा कि बाकी सारे बच्चों का भी आ रहा है, 8√5। बताओ, है ना अमेजिंग क्वेश्चन।
ये हुई ना बात। नेक्स्ट आइए, अब फिर से देखो, इतना प्यारा क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके 3 बिंदु इस तरह से आपको दे रखे हों। यदि उसके 3 बिंदु इस तरह से दे रखे हों, तो यार आप सब लोग समझदार हो, अच्छे, सब कुछ पढ़ाया हुआ है एक एक चीज। मैं यहां कह सकता हूं क्या कि अगर मेरा ए कोऑर्डिनेट 2 और 4 है, बी कोऑर्डिनेट मेरा 2 प्लस रूट 3 और 5 है, मेरा सी कोऑर्डिनेट 2 और 6 है, तो डी कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो? जल्दी से बताना, ये पूरा सिखाया हुआ है, बहुत अच्छा मेथड बताया था मैंने। सर आपने कहा था कि x1 x3 माइनस x2 y1 y3 माइनस y2, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी कि डी कोऑर्डिनेट जो आ गया वो एक्चुअल में कितना आ रहा है, 2 माइनस रूट 3 और 5। ये मेरे डी कोऑर्डिनेट आ गया। किसी को कोई आपत्ति है क्या? 2 माइनस रूट 3 और 5, क्लियर है ना? ये हुई ना बात। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो मैंने एरिया निकालना भी सिखाया था, इतना बढ़िया तरीका बताया है आपको। 1/2 डिटर्मिनेंट किसका लेंगे, यहां कौन सा कॉम्बिनेशन था, x1 x3 और x2 x4, तो x1 x3 y1 y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस y4। याद आ रहा है? बस अब रख दो, इतना आसान तरीका है। तो सर सॉल्व करें? बिल्कुल करेंगे भाई। x1 माइनस x3, तो x1 ये है और x3 कितना है, तो ये हो जाएगा 0। y1 माइनस y3, y1 माइनस का y3 इट मींस माइनस का 2। अब आगे x2 माइनस x4, x2 माइनस का x4, अगर मैं इसको घटाता हूं इसमें से तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3 आ रहा है यहां पर। और y2 माइनस y4, तो y2 5 है और y4 भी 5 है, यानी कि 0। और मैंने आपको कहा था कि पहले इधर गुणा होता है फिर इधर होता है। ठीक है, कर भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो 1/2 0 माइनस माइनस का 4 रूट 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 रूट 3/2 हो जाएगा 2 रूट 3। तो आपका आंसर आ गया 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मजा आया? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और मजेदार भी है, मैं तो हमेशा से यही कहता हूं। और भाई और तरीका भी था क्या? हाँ था। क्या था सर? तो एक्सपेरिमेंट भी किया, क्योंकि ये चीज मैंने आपको पढ़ाई भी थी थ्योरी में। एक तरीका ये था कि भाई मान लीजिए कि अगर आप इसका एरिया निकाल देते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारा टाइम लगेगा ना एरिया निकालने में, तो इसका एरिया निकालोगे ना 3 पॉइंट से निकाल दोगे, रूट 3 आएगा, चेक कर लेना। और ये भी रूट 3 होता है, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो आपके 2 बराबर भागों में एरिया को डिवाइड कर देते हैं पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट आइए, अब आएगा सर्किल। बोला गया है यदि बिंदु ए आपका 4 3 है, यदि बिंदु ए बी आपका x5 है, वृत्त पर है, और केंद्र आपका 2 3 दे रखा है, तो x का मान बताइए। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या यहां पर, अगर आप सर सर्कल की बात कर रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि भाई कोई पॉइंट यहां होगा, मान लो ए, कहीं भी हो सकता है, हमें क्या लेना देना, और कोई पॉइंट बी कहीं भी हो सकता है, उससे भी हमें लेना देना नहीं है। लेकिन हमें सेंटर की स्थिति पता है कि ये बीच में होने वाला है 2 और 3। अब आप जानते हो यार कि सेंटर से अगर कोई भी बिंदु परिधि पर स्थित है
तो उसकी रेडियस तो बराबर ही होगी, तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद। ये हो गया, 4 ही बचेगा केवल, क्योंकि आपको पता है यार, क्योंकि ये तो 0 दे रहा है। 4 बराबर इसकी इससे दूरी निकालेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 है कि नहीं? बोला ठीक है भाई साहब, 4 से 4 भी चला गया लो, तो x बराबर 2 ही आएगा, तभी 0 हो पाएगा, अन्यथा होएगा ही नहीं। तो x बराबर 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 क्या होगा आपका एक राइट आंसर होगा, और इस तरह से आप आंसर दे सकते थे इस प्रश्न का। अच्छा लगा? चलिए अगला प्रश्न करिए, ये भी देखिए इस प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है। देखिए अब क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो कर पाओगे। एक वृत्त का केंद्र दे रखा है, तो यहां पर अगर आपके सामने एक वृत्त है, उसका केंद्र दे रखा है 2 अल्फा माइनस का 1 और 7, ठीक है, और यह बिंदु इससे होकर गुजरता है, यानी कि कोई पॉइंट परिधि पर होगा तभी तो गुजरेगा, वरना कैसे गुजरेगा बेचारा। और आपको डायमीटर दे रखा है 20, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सर माइनस का 3 माइनस का 2 अल्फा प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस का 7 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 100। भाई रेडियस तो यही है, तो अंडर रूट होता है, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब सिंपली मैं सॉल्व कर लेता हूं। अब सॉल्व करने पर ये कितना निकल कर आ रहा है, माइनस का 2 और माइनस का 2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 8 8 64 बराबर 100, माइनस का 2 माइनस का 2 अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 36 का अंडर रूट प्लस माइनस में। तो यहां दो आपके आंसर आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक बराबर प्लस 6 रखने पर और एक बराबर माइनस का 6 रखने पर। प्लस 6 जैसे ही रखोगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो अल्फा बराबर आपका आएगा माइनस का 4, और एक आंसर होगा आपका ये इधर चला जाएगा माइनस अल्फा बराबर 2। तो आप जो भी देना चाहें वह उचित तौर पर दे सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से तो आपके सामने 2 आ रहा है, लेकिन -4 भी इसका सही जवाब है ना? तो दोनों ही आपके आंसर होंगे, तो ध्यान रखें। पहला जवाब ये और दूसरा जवाब ये। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब रूट इधर जाता है तो प्लस माइनस कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 और -3 है और बी 1 और 4 है। तो ए के निर्देशांक आपको बताने हैं जहां पर ए बी आपका व्यास है। अगर आपका ए बी व्यास है तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपको बताने हैं, और ये केंद्र आपका हो गया 2 और माइनस का 3। अब केंद्र आपका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, और बी आपको दे रखा है 1 और 4, तो निकाल सकते हो ना ए के कोऑर्डिनेट। यस, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 बराबर 2, तो x बराबर निकल कर कितना आ गया 3। इसी तरह से y प्लस 4/2 बराबर -3, तो -6 और -10, तो 3 और -10 ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए ए के कोऑर्डिनेट, 3 और -10, जैसा कि सभी विद्यार्थियों का एक प्यारा सा आंसर आपको देखने को मिल रहा है, मैं भी देख पा रहा हूं। ठीक है, वेल डन। नेक्स्ट, अब देखिए ये है क्वेश्चन बढ़िया,
थोड़ा लेंदी है लेकिन कंसेप्ट बता दूंगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि पूरा सॉल्व करने में बहुत आसान है लेकिन लेंदी है, मतलब पूरा कैलकुलेशन सा है। अब मैं बता देता हूं क्या कॉन्सेप्ट है कि बिंदु दे रखे हैं इतने सारे 3, अब यहां केंद्र विंद्र कुछ नहीं दे रखा लेकिन वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, तो सर कैसे करेंगे इसको, मैं समझाता हूं। मान लिया कि ये मेरे पास एक केंद्र है O और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x और y। यहां अगर मैं मान लेता हूं कि ये एक A बिंदु हो गया 6 और माइनस का 6, कोई B मान लिया 3 और माइनस का 7, कोई C मैंने मान लिया 3 और 3, मैंने मान लिया ऐसे ही, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्यों माना, मान लिया, लेकिन है परिधि पर क्योंकि उन्हीं से ही गुजर रहा है एक वृत्त। तो कुल मिलाकर क्या करना है यहां पर, एक बार तो OA बराबर OB कर देना, कर दोगे ना डिस्टेंस निकालकर, क्योंकि है तो रेडियस ही, एक बार OB बराबर OC कर देना और एक बार OC बराबर OA कर देना, दोनों में से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा ऑप्शन से, है ना, ऑप्शन से भी डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये हुई ना बात। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं विदाउट ऑप्शन से करने की, तो ऐसे करना है जैसा मैंने बताया। अगर आप ऑप्शन से करते हो तो यहां पर हम ये कह सकते हैं 2 और -3 को ले लो। जैसे ही आपने 2 और -3 को लिया, डिस्टेंस देखते हैं अब, ये आ रहा है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, वही 5। यहां मैं देखता हूं तो ये हो रहा है 1 और 4 का स्क्वायर बराबर नहीं है, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है सर, ये तो केंद्र नहीं होगा। अब 3 और -2 लेके देखता हूं क्या बैठ रहा है क्या, 6 और 3 या 9 का 9 और ये हो जाएगा 4 का 16 25, यहाँ 0 और 5 का 25, यहाँ 0, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो माइनस प्लस है तो जुड़ जाता है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कि ये अगर केंद्र आपने ऑप्शन से ले लिया तो ज्यादा आसान है, वैसे आपको लेंदी पड़ेगा ही, मैंने बताया था। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए। एक बच्चा कह रहा है खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, तो असिस्टेंट थोड़ी रखूंगा सॉल्व कराने के लिए भाई, मैं ही खुद ही सॉल्व करूंगा इसको। तुम्हें तो कंसेप्ट समझना है, ये कहो ना कि तुम्हारी बुद्धि कहीं और लगी पड़ी है, वो ध्यान नहीं दे रहे हो बस। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, एक कंपनी किसी का वस्तु की 50 यूनिट 320 रुपए में बनाती है और 80 यूनिट 380 रुपए में बनाती है। माना कि लागत जो है वो वक्र एक सीधी रेखा है, यही आपका कॉन्सेप्ट फंस गया कि एक सीधी रेखा है मतलब y बराबर mx प्लस सी, जहां पर ये आपकी क्या है, कॉस्ट है, समझ में आ रही है, और यहां ये आपका एक कांस्टेंट पार्ट है जो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और ये आपका वास्तव में वो मूल्य है जो कि बिजली का बिल बना रहा है यूनिट के हिसाब से। तो कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। तो सर ये तो बहुत ही गजब वाली बात हो गई, मैंने कहा बिल्कुल, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि अगर हम यहां देख रहे हैं तो 30 यूनिट का जो अंतर आ रहा है, ये 50 है या 80 है, वो कितने रुपए आ रहा है, 60 रुपए, यानी कि यहां से 1 यूनिट का जो खर्चा आ रहा है वो 2 रुपए तो फिक्स हो गया, चलो मान लिया मैंने। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि अगर आप यहां लिखते हैं कि भाई 320 रुपए खर्चा आया 50 यूनिट का, और 50 यूनिट का खर्चा है ना, और 2 रुपए पर यूनिट लग रहा है, तो सी कितना है, यानी कि इतना चार्ज तो फिक्स रहेगा 220 रुपए। तो कांस्टेंट वाला पार्ट आपने यहां से निकाल दिया। आपको निकालना है 110 का कितना पैसा लगेगा, तो 110 का पैसा लगने वाला है y जो आपकी लागत लगेगी, m कितना था 2, x कितना था 110 प्लस
220 तो कांस्टेंट है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 440 रुपया। तो 440 रुपये आपका टोटल आपका बिजली का बिल लग जाएगा। और ये कहानी इस तरह से है। और जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं वो जिंदगी में ऐसे प्रश्न नहीं करके आ सकते। जब अगर उन्होंने ध्यान दे लिया कि वक्र एक सीधी रेखा है, छोड़ के आ जाएंगे। क्या पता उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितनी ताकत है, कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, पेपर में इसके प्रश्न खूब सारे आने वाले हैं। मैं बताऊंगा पेपर में जिस दिन आएंगे, और फिर मैं उस दिन कहूंगा भी आपसे कि देख लो तुम पढ़ने वाले थे, और जो नहीं पढ़ने वाले थे वो ऐसे ही रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप बस पढ़ते रहिए और चीजों को और अच्छा बताइए और अच्छा बनाइए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखो कितना प्यारा प्रश्न है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी किया था कि आर आपका ए और बी है, जो प्रथम मूल पर, मूल मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में R1 पर प्रतिबिंब होता है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन है तो कहानी कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए ये अगर आपका ओरिजिन है, ये अगर आपका ओरिजिन है ना, उसी के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लेना है आपको। तो आर ए बी प्रथम, ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्टर है जो कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है R1, जो बनता है ना R1। और R1 इज एक्स एक्सिस टू, R1 किसका है, एक्स एक्सिस पर -4 और 2 पर प्रतिबिंबित है। यानी कि -4 2 कहां होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, -4 और +2 यहां होगा। ये अपना R1 है, और ये आया किससे होगा, एक्स एक्सिस से आया होगा। यानी कि यहां -4 तो फिक्स रहने वाला है, लेकिन ये जो +2 है, -4 और +2, ये कितना हो जाएगा, -2। और आप जानते हैं डियर, ये अगर यहां पर है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहां होगा ए और बी, 4 और 2, क्योंकि दोनों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना, है ना, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट की बात हो रही है ना, इसलिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 4 और 2। रिवर्स क्वेश्चन है, पहले भी करवाया था ऐसा, तो मैंने कहा एक टाइप और डाल देता हूं इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट करिए। एक प्रदीप कह रहा है सर खुद क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाते। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि भाई कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो चलेगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो चलता है डियर। क्यों चलता है मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नहीं बना चलेगा, ये क्वेश्चन बन सकता था क्योंकि केवल और केवल आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। एक आध क्वेश्चन नहीं बने तो चलता है, लेकिन कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इनमें कुछ भी नहीं है अलग। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये थ्योरी में कराए हुए हैं सारे। आप जब थ्योरी पढ़ोगे ना, तो अब मुझे बताओ इसमें ऐसा क्या था जो आप दिमाग नहीं लगा सकते थे। अरे घर बैठे हो, होमवर्क में अगर फाइल दी गई है सॉल्व करो भाई, सब बच्चे कर रहे हैं। अब नहीं करोगे तो पेपर में भी नहीं होगा। यहां पर है ये क्वेश्चन है, इसमें क्या था, रोम्बस के बारे में आप जानते हैं, कुछ प्लेसिंग की थोड़ी गड़बड़ है, तो चलो ये नहीं होता तो कोई बात नहीं सर बताएंगे। तो ऐसे जब होमवर्क करके लाओगे तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। ये क्वेश्चन है नहीं होता, चलो सर बता देंगे। ये क्वेश्चन कर सकते थे आप, ये क्वेश्चन कर सकते थे, ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप खुद देख रहे हो अब तो बन रहे हैं ना आपसे, तो अब बनेंगे क्यों, क्योंकि आपने थ्योरी भी पढ़ी हुई है, आपने 6वीं क्लास है आज। तो ये क्वेश्चन आसान है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, क्यू आपको दे रखा है, ये ई एफ का मध्य बिंदु है, तो यानी कि ये जो बी और -1 है ई एफ का मिड पॉइंट है, और ई के कोऑर्डिनेट -4 और ए दे रखे हैं, और एफ के कोऑर्डिनेट 2 और 0 दे रखे हैं। तो बड़ी बात नहीं है डियर, लगा दो यार। v बराबर कितना हो जाएगा, -4 +2/2, और a +0/2 बराबर -1। सॉल्व करने पर b बराबर तो निकल कर आ गया -1, और a बराबर निकल कर आ गया -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को कर सकते हो, ऐसा कुछ टफ नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, ये सारे आपको करने, ये सेक्शन फॉर्मूला वाला हो गया, ये भी सेक्शन फॉर्मूला वाला हो गया, ये मुझे कमेंट में आंसर देने हैं, ये आप पे हो जाएंगे।
लेकिन लैंग्वेज कैसी आती है वो देखो, एक रॉड को 2 आयामी निर्देशांक सतह में रखा जाता है, बस सिर्फ खाली लैंग्वेज का खेल है, कंसेप्ट कहीं चूक ही नहीं सकता। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना वो सबसे बेस्ट है। अब ये है, आपसे बोला गया है कि ऐसा निर्देशांक देखो जो सबसे बराबर दूरी पर हो। कैसे करोगे इसको? यहां से ऑप्शन से चुनो जो सबसे बराबर दूरी पर होगा, तो यही होने वाला है a/2 b/2 c/2। आप चेक कर सकते हो, डायरेक्टली पता लग जाएगा। होंगे क्वेश्चंस, है ना। अब ये क्वेश्चन है, ये वही है जो मैंने अभी आपको सिखाया था ना, लाइन वाला केस, तो उसी बिहाफ पर होगा। ये करके देखना। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इसको ट्राई करना, बड़ा मजेदार प्रश्न है। प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी प्लस कोऑर्डिनेट। मैं हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है? हिंट ये है कि भाई R एक आपका एक क्षेत्र है जो 3x + 4y लेस देन 12 है। यानी कि मैं अगर x बराबर 0 रखता हूं तो y बराबर कितना आ गया 3, यानी कि यहां काटेगा, और y बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर कितना आ गया 4, यानी कि यहां। तो कुल मिलाकर ये मेरा एक लाइन बन जाएगा ये। लेकिन अपन को इससे नीचे नीचे का क्षेत्र लेना है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है ना कि लेस देन 12, यानी कि उस अंतःखंड से नीचे नीचे का लेना है जिससे कि संतुष्ट कर सके। अब यहां बोला जा रहा है कि कोई पॉइंट है वो इसी क्षेत्र के अंदर अंदर है, यानी कि 4 से छोटा, 3 से छोटा है। कोई पॉइंट होगा जो कि इसी क्षेत्र के अंदर होगा, तो आप मैक्सिमम यहां 3 तक जा सकते हो, यहां 4 तक जा सकते हो, केवल इससे बाहर नहीं जा सकते आप। तो R और S कोई निर्देशांक है जो इससे छोटा छोटा होना चाहिए। बोले ठीक है, और इसकी कंडीशन दे रखी है जस्ट R 2 से बड़ा हो रहा हो, 2 से बड़ा होगा ही होगा। तो मैं थ्रेशोल्ड कंडीशन मान लेता हूं कि R अगर x कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट है तो 2 होना चाहिए, और यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली तो कितना आया 4y बराबर 6 और y बराबर आ गया 1.5। तो मेरे पास दोस्तों 2 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल क्या बन गया कि y की वैल्यू 1.5 यानी कि 3/2 और x की वैल्यू 2। इस ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना होगा, और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा बताओ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये एरिया कितना है इस पूरे का। तो देखिएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो सर ये तो 3/2 ही आ रहा है, और टोटल एरिया कितना था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 4 या 12/2 6 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। तो 1/4 विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात है, कठिन कुछ भी नहीं है, लाजवाब प्रश्न है। क्योंकि आपको ये केवल एरिया लेना है, उसी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि यार ये कंडीशन हो तो क्या करेंगे, तो बस निकाल दिया। और ये अच्छे बच्चों के लिए चैप्टर, जैसे मान लो कुछ बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जिनको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन पेपर में प्रश्न आएगा तो उस दिन रोएंगे ये लोग, ये मैं जानता हूं। क्योंकि जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया नहीं है ना कोई, आपको बस एक ही चैप्टर अच्छे लगते हैं, 2-4, मतलब परसेंटेज आ जाए, CI SI आ जाए। अब जब कोई ज्ञान वाले चैप्टर होते हैं जहां आपको सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलती है, वो पढ़ने ही नहीं है बच्चे को। ये रियलिटी है आजकल के स्टूडेंट्स की। पढ़ना वही है जो पिया मन भाए, बस वही वाली बात है। लेकिन जो अच्छा बच्चा पढ़ता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपने हमेशा देखा है कि टॉप क्लास कंटेंट देना। मुझे स्टूडेंट से सिर्फ और सिर्फ तब तक मतलब है वो अगर मेरे कंटेंट को पढ़ रहा है रेगुलर बेसिस पर। अगर वो रेगुलर फॉलो नहीं कर रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा है रेगुलर फॉलो ना करने के बाद, तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो करोगे, मेरी क्लासेस लोगे लगातार, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। फाउंडेशन पढ़ो, मेरा 11 बजे वाला क्लास रेगुलर देखो। मैं बच्चों से बोलता हूं कि मेरी 11 बजे वाली क्लास और मेरा फाउंडेशन बैच दोनों नहीं छोड़ने हैं, और रात को 8 बजे प्रैक्टिस। कौन रोकेगा आपको मैथ्स में? कोई नहीं रोकने वाला। आप हर एग्जाम को फोड़ कर आओगे, ये मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं आने वाले समय में भी यही बोलूंगा, और इसी तरह से पढ़ाऊंगा हर चैप्टर को। अब मैं लॉग भी पढ़ाने वाला हूं, मत पढ़ो, लेकिन मैं लॉग पढ़ाऊंगा, क्योंकि और एग्जाम में भी तो आता है, बिल्कुल आता है, और वो पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अभी मैं लॉग भी पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो डेटा सफिशिएंसी होगा, है ना। डेटा सफिशिएंसी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड कल जो होगा। और उसके बाद में ज्योमेट्री बेस्ड डेटा सफिशिएंसी,
डेटा सफिशिएंसी हर चैप्टर से आती है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा कल। फिर उसके बाद जब डेटा सफिशिएंसी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लॉग पढ़ेंगे, लॉगरिथम पूरा पढ़ेंगे चीजों को। तो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं यहां पर हूं। तुम में ढूंढ कर पढ़ना पड़ेगा, एक दिन जब पेपर में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है इस चैप्टर को ही, क्योंकि इससे प्रश्न आने वाले हैं। जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना, आपको क्या लगता है इतने कम बच्चे देख रहे हैं, वो नहीं पढ़ेंगे जब तक पेपर प्रश्न में जैसे 4-5 क्वेश्चन किसी दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आ जाएंगे, अरे यार कोऑर्डिनेट कैसे पढ़ेंगे, फिर पता लगेगा यार साहिल सर ने पढ़ाया था, तब सर्च करेंगे, फिर देखना इसके, मैं बता रहा हूं 2 महीने बाद ही देख लेना, इसके 4 लाख 5 लाख व्यू होंगे इस क्लास के। क्यों होंगे? क्योंकि जब आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है और इस तरह से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो वो अपने आप उसकी क्रेडेंशियल्स बढ़ जाते हैं। छोड़ने से थोड़ी ना होता है कुछ, पढ़ना जरूरी है। सेट थ्योरी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। साथ के साथ क्रैक द मैथ देखिए 12:30 बजे, डेली डोज लीजिए रात को 8 बजे, डेली डोज रात को 8 बजे लेना ही है, जो कि मैं एक मैथ्स का पेपर कराता हूं अनअकैडमी पर डेली। अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को सीखने के लिए बेहतर करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करिए जो आप पैसे देकर भी नहीं कर पाएंगे। मैं और जगह बात कर रहा हूं, है ना, और जगह, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस कंटेंट आपको डेली रात को 8 बजे दे रहा हूं इस पेपर में, आप चाहे तो आप उसको डेली लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, यार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है एपीजीपी, अब उसको पता ही नहीं कि एपीजीपी हो गया, सारे चैप्टर हो गए, इसलिए हम डेटा सफिशिएंसी पर आ रहे हैं, ठीक है। साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है अनअकैडमी पर। मेरी एसएससी एग्जाम में आप जब क्लास लोगे तो आपको मिल जाएगा 8 PM वाला क्लास, और इनवाइट कोड में आप साहिल 10 एज ए कोड लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, साथ के साथ मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, मेरा न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, सुपर लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि अगर हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो 11 बजे वाली क्लास छोड़ दें, और कोई 11 बजे वाला बच्चा ना सोचे कि हम 11 बजे वाला पढ़ रहे हैं तो फाउंडेशन छोड़ दें। ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, और रात को 8 बजे प्रैक्टिस चलती है, ठीक है। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी एग्जाम पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, सारी सब्जेक्ट आपको मिलेंगी वहां पर, 24 महीने 12 महीने का कोर्स लेना है, और एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना है। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप मेरे साथ जुड़कर अलग लेवल का पढ़ सकते हो, जो कि हर एग्जाम में काम आएगा, वो भी टॉप क्लास फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूं। वो जरूरी है हर एक विद्यार्थी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डिटेल्स को क्लियर करने के लिए। पॉइंट्स को रिडीम करिए, मेरे साथ जुड़िए, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप किसी अन्य कैटेगरी में भी जुड़ते हैं तो भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ कॉम्बैट अगर लगाते हैं आप अनअकैडमी पर कोई भी फ्री टेस्ट, तो भी आप साहिल 10 यूज कर सकते हैं। मेरे साथ आप टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, साहिल सर सपोर्ट मेरा टेलीग्राम है, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए सेशन को, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत ही अच्छे तरह से चीजें हम क्लियर कर रहे हैं। अभी मैं चुन चुन कर वो चैप्टर्स भी कराऊंगा। अभी मेरा एक मन है लीनियर इक्वेशंस के नाम से एक चैप्टर है, हालांकि वो मैंने कराया तो है, लेकिन फिर भी डिटेल में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, क्रॉस मेथड, मैं अभी देख रहा था, कल परसों एनसीईआरटी देख रहा था, क्रॉस मेथड होता है जो कि यूपीएससी में आते हैं, जहां पर A1, A2, B1, B2, C1, C2, तो कुछ मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के, वो सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी है आपको, तो कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर सुपर सैटरडे, हाँ कौशल तुम्हारे लिए बंद कर दिया मैंने यार, वो है ना, क्योंकि तुम पढ़ने तो आते नहीं हो, तो मैंने कहा क्या पढ़ाए इनको, इसलिए तो वो इसलिए बंद कर दिया, क्योंकि ज्यादा देने से इंसान क्या क्या लगता है कि यार ये ज्यादा दे रहे हैं, तो दिक्कत होती है ना, पच नहीं पाता काफी सारे बच्चों को, तो इसी वजह से। तो बस पढ़ते रहिए डियर, और उम्मीद करूंगा कि इससे बेहतरीन कंटेंट मैं और भी दूं आपको। तो फाउंडेशन ज्वाइन करिए, ये क्लास रेगुलर रखिए, और 8 बजे वाली क्लास। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं 12:30 बजे।